हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, कक्षा 12th के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 2 और अध्याय का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्रेंड्स, मैं आज इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में क्वेश्चन दिए होते हैं उन्हें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताएं जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। यानी आपको बताना है कि कहाँ पे नर युग्मकोद्भिद बनता है और कहाँ पे मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं उत्तर। उत्तर आवृत बीजी पादप पुष्पी पादप है, एक पुष्प रूपांतरित परो है। यानी एक पादप में से क्या होता है, पुष्प रूपांतरित होता है। अब पुष्प में देखिए इतने सारे अंग होते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा जानकारी मैंने लिख दी है। हालांकि आपको केवल यहाँ पे क्या बताना है, अंगों के नाम बताना है जहां पर नर और मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो आप चाहें तो इतने चीजों का यहाँ तक चीजों को छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ऐसे आपको ये सब पता ही होगा कि बाह्य दल पुंज क्या होता है। दल पुंज क्या होता है, पुमंग जो कि नर जनन अंग है और जयांग मादा जनन अंग है। क्वेश्चन आपको बताना है कि नर और मादा युग्मकोद्भिद का विकास कहाँ होता है। तो देखिए नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है कहाँ पे, पुंकेसर में। देखिए पुंकेसर के परागकोश में परागकण मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण का निर्माण होता है। परागकण नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। ठीक है, तो वास्तव में जब परागकण होता है ना वही विकसित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। और नर युग्मकोद्भिद का विकास कहाँ पे होता है, तो पुंकेसर के परागकोश में। वैसे ही अंडक के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है। बीजांड के बीजांड काय की गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंकुरित गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, या फिर भ्रूण कोश भी उसको कहते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास कहाँ पे होता है, तो बीजांड में होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं अंडप में होता है, क्योंकि अंडप का ही तो हिस्सा है सभी। ठीक है, ये एक पुष्प की संरचना है। देखिए ये वाला जो पूरा संरचना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला, इस पूरी संरचना को कहते हैं, इस पूरी संरचना को कहते हैं अंडप। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ अंडप। ठीक है, अंडप, ये नहीं है, ये नहीं है, अंडप कहते हैं। और अंडप के जो बीच में ये फूली हुई संरचना है इसको कहते हैं अंडाशय। और ये जो पतला वाला हिस्सा है इसको कहते हैं वर्तिका। और सबसे ऊपर वाले हिस्से इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, वैसे ही ये वाला जो पूरा संरचना है ये नरजनन अंग है और इसको कहते हैं पुतंतु, इसको कहते हैं परागकोश। ठीक है, और इसके अंदर बनते हैं पराग कण। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। तो प्रश्न संख्या 2 है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट करें। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है। इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। देखिए पहला, इधर आधा के तरफ आप जो देख रहे हैं इधर लिखा हुआ है लघु बीजाणुधानी, इधर है गुरु बीजाणुधानी। तो यह बाह्य त्वचा मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी रहती है, जबकि गुरु बीजाणुधानी में क्या होता है, अंतः आवरण और बाह्य आवरण से घिरी हुई रहती है। पराग मातृ कोशिका के सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं जो कि पराग कोश के चारों कोनों पर विकसित होता है, जबकि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं जो कि अंडाशय में विकसित होता है। ठीक है, सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनेक पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, कितने पराग कण बनते हैं, अनेक, लाखों की संख्या में। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अगला है,
परागकोश के स्फुटन पर परागकण विमुक्त होते हैं, परागकण नर युग्मक को उद्भिद बनाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में कौन सी संरचना बनाती है? नर युग्मक को उद्भिद बनाते हैं, जबकि गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनता है जो मादा युग्मक को उद्भिद बनाता है। इन घटनाओं के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। पूछा गया था ना कौन सा विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। लघु बीजाणु जनन के अंत में लघु बीजाणु अथवा परागकण बनते हैं तथा गुरु बीजाणु के अंत में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। भले ही 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, लेकिन इसमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और एक ही विकसित होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित करें। परागकण, बीजाणु जनन उत्तक, लघु बीजाणु चतुष्क, पराग मातृ कोशिका और नर युग्मक। यानी आपको बताना है कि सही तरह से वो विकसित कैसे होता है, मतलब सबसे पहले क्या बनेगा और सबसे अंत में क्या बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले बनता है क्या? बीजाणु जनन उत्तक होता है। बीजाणु जनन उत्तक से बनती है पराग मातृ कोशिका, पराग मातृ कोशिका से बनता है लघु बीजाणु चतुष्क और लघु बीजाणु चतुष्क के बनता है परागकण और परागकण ही कहलाता है नर युग्मक। जब परागकण पूर्ण विकसित हो जाता है तो उसे कहते हैं नर युग्मक। प्रश्न संख्या 4 है, एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा चित्र बनाएं। तो देखिए, ये एक बीजांड का चित्र है। इसका बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बनाया हुआ है। लेकिन अगर आपको बनाने की कठिनाई हो तो ऐसे एक जैसी संरचना बना लेनी है। उसके बाद इसको ऐसे दोनों तरफ से खींच देना है, ऐसे। ठीक है, हाँ, ऐसे इसको खींच देना है और उसके बाद इसको ले जाकर के मिला करके ऐसे टेढ़ा कर दीजिएगा, ऐसे खींच दीजिएगा तो ये बन जाता है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे ये वास्तव में यहाँ पे क्या होता है, 3 केंद्रक होता है, तो आप इसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आपका फिगर और अच्छा होगा। ये वाला जो सिरा होता है इसे बीजांड द्वार कहते हैं। इस पे 2 आवरण होते हैं, ये बाह्य आवरण है, ये भीतर वाला अंतः आवरण है। ठीक है, ये निभागीय सिरा है। यहाँ पे आप फिगर में सब देख सकते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया था फिर? ठीक है, हो गया था। प्रश्न संख्या 5 है, आप मादा युग्मक उद्भिद के एक बीजाणु विकास से क्या समझते हैं? ठीक है, तो चलिए जानते हैं। गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप बने गुरु बीजाणु चतुष्क में 3 नष्ट हो जाते हैं तथा केवल एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय होता है जो मादा युग्मक उद्भिद का विकास करता है। गुरु बीजाणु का केंद्रक 3 सूत्री विभाजन द्वारा 8 केंद्रक बनाता है। प्रत्येक ध्रुव पर 4 केंद्रक व्यवस्थित हो जाता है। आपको यहीं तक आंसर दे सकते, व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके बाद लिखिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल के लिए इसको आप छोड़ सकते हैं, अलग इसका यूज है। तो यहाँ लिखने के बाद आप लिखिएगा कि चूंकि अंत में एक ही गुरु बीजाणु का विकास होता है, क्योंकि अंत में एक ही गुरु बीजाणु का विकास होता है, इसलिए इसे एक बीजाणु विकास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है यहाँ पे, तो ये आपको पूरा डिटेल नहीं लिखना है। प्रश्न संख्या है 6, एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मक उद्भिद के 7 कोशिकीय 8 न्यूक्लिएट, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं 7 कोशिकीय 8 केंद्र की प्रकृति की व्याख्या करें। यहाँ पे ब्रैकेट में है क्वेश्चन। अब उत्तर जानते हैं। आवृतबीजी पौधों को मादा युग्मक उद्भिद 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है, जिसके परिवर्धन के समय क्रियाशील गुरु बीजाणु प्रथम कोश केंद्रीय विभाजन द्वारा 2 केंद्रक बनाता है। दोनों केंद्रक गुरु बीजाणु के दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। द्वितीय विभाजन द्वारा दोनों सिरों पर 2-2 कोशिकाएं बन जाती हैं। तृतीय विभाजन द्वारा दोनों सिरों पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। माइक्रोपाइलर शीर्ष पर 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक अंड उपकरण बनाते हैं तथा चौथा केंद्रक ध्रुव की चक्र की ओर चला जाता है। आप इस फिगर में पहले देख लीजिए, फिर समझ आएगा। देखिए, यहाँ पे विभाजन के फलस्वरूप जो एक कोशिका उसमें विभाजन होता है तो 2 केंद्रक बना लिया। देखिए, एक केंद्रक से विभाजन क्या हो गया, 2 केंद्रक बन गया और दोनों ध्रुव की तरफ चला गया। एक इधर आ गया, दूसरा इधर आ गया। इसमें फिर से विभाजन होगा तो 2 ऊपर बन जाएंगे, 2 नीचे केंद्रक, 4 केंद्रक होगा। फिर से एक बार और विभाजन होगा, तीसरी बार
इस बार 4 केंद्रक इधर और 4 केंद्रक इधर, यानी 4 केंद्रक ऊपर की और 4 केंद्रक नीचे की ओर। इन चारों में से एक चला आता है नीचे और इन चारों नीचे वालों में से एक चला जाता है ऊपर। ठीक है, तो जो ऊपर वाले तीनों केंद्रक होते हैं उन्हें हम कहते हैं, यहाँ पे देखिए तीनों एक साथ एक समुच्चय बनाते हैं और तीनों एक समुच्चय बनाते हैं। तो जो बीच वाला संरचना होता है इसे कहते हैं केंद्रीय कोशिका। हालांकि अभी नहीं कहेंगे, बाद में इसको कहते हैं केंद्रीय कोशिका, और इसमें 2 केंद्रक होते हैं। जबकि ये जो तीनों है इसे कहते हैं प्रतिव्या शांत कोशिकाएं, और इन दोनों कहते हैं सहायक कोशिकाएं, बीच में होता है अंड कोशिका। यहाँ पे पूरा निषेच, यहाँ पे पूरा विकसित हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए ये है कौन, प्रतिव्या शांत कोशिका। तीनों 1 2 3 ये तीनों कहेंगे क्या, प्रतिव्या शांत कोशिका। जो बीच में यहाँ पे है इसे कहेंगे ध्रुवीय केंद्रक। चूंकि 2 केंद्रक है ना तो इसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, और ये दोनों को मिलाकर कहते हैं केंद्रीय कोशिका। ये वाली जो कोशिका इसे कहते हैं अंड कोशिका, ये है दोनों सहायक कोशिकाएं। ठीक है, तो ये लास्ट में विकसित होता है। आप अच्छे से समझने के लिए ट्यूटोरियल देखिएगा इस चैप्टर का, तो आपको समझ में आ जाएगा। निभागीय शीर्ष पर 4 केंद्रकों में से 3 एंटीपोडल केंद्रक तथा चौथा केंद्रक निचला ध्रुव केंद्रक का निर्माण करता है। ऊपरी तथा निचला ध्रुवीय केंद्रक मध्य में आकार संयोजन द्वारा द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। अंड उपकरण के 3 केंद्रकों में से मध्य वाला केंद्रक अंड बनाता है, यहाँ पे मैंने बता ही दिया था। शेष दोनों केंद्रक सहायक कोशिकाएं बनाते हैं। तो ये फिगर बनाने के बाद इतना आपको लिख लेना है। प्रश्न संख्या 7, उन्मूल परागनी पुष्पों से क्या तात्पर्य है? क्या उन्मूल परागनी पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है? अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या करें। ठीक है, तो पहले तो आपको बताना है कि उन्मूल परागनी पुष्प क्या होता है, फिर उनमें पर परागण होता है कि नहीं होता है, और फिर उसका रीजन भी देना है। तो देखिए, वे पुष्प जिनके पराग कोश तथा वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, यानी ढके हुए नहीं होते हैं, उन्मूल परागनी पुष्प कहलाते हैं। जैसे वायोला या फिर ऑक्जेलिस है। अनुन्मील पुष्पी परागणों में पर परागण नहीं होता है। उन्मूल पुष्प परागण अनावृत नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अनावृत नहीं होता है, मतलब क्या होंगे, खुले हुए नहीं होंगे, अतः इनमें पर परागण संभव नहीं होता है। इस प्रकार के पुष्पों में पराग कोश तथा वर्तिकाग्र पास पास स्थित होता है। पराग कोश के स्फुटन होने पर परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण करते हैं, अतः अउन्मूल पुष्प स्वपरागण ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही समझ लीजिएगा कि उन्मूल परागनी पुष्प का क्या मतलब है। तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है, जिसके वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं। ठीक है, यानी खुले हुए नहीं होते हैं। अब है प्रश्न संख्या 8, पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्य नीतियों का विवरण करें। यानी आपको बताना है कि पुष्पी पादप किन किन विधियों द्वारा स्वपरागण को रोकने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पुष्पों में स्वपरागण को रोकने हेतु विकसित की गई 2 कार्य नीतियां निम्नलिखित हैं। पहला है स्वबाध्यता, यानी सेल्फ फर्टिलिटी। इस प्रकार की कार्य नीति में यदि किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे निषेचित नहीं कर पाता। उदाहरण, मालवा के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं। तो क्या है, ये स्वबाध्यता का तरीका है, यानी अपने ही परागकण से वो क्या होगा, निषेचित नहीं होगा। और दूसरा होता है भिन्न काल पक्वता या विभिन्न काल परिपक्वता। इसमें नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, जिससे स्वपरागण नहीं होता है। उदाहरण, सेक्सीफ्रेगा कुल के जो सदस्य होते हैं वो। चलिए, यहीं पे मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट को है, ये भी जान लेना। भिन्न काल परिपक्वता में कुछ पुष्प होते हैं जिनमें नर जनन अंग पहले विकसित होता है तथा मादा जनन अंग बाद में विकसित होता है। ठीक है, ऐसे पुष्प जिसमें नर जनन अंग पहले विकसित होते हैं तथा मादा जनन अंग बाद में विकसित होता है, उसे कहते हैं पुंपूर्वरता।
उसे कहते हैं पुम पुरवर्ता। ठीक है। और इसका उल्टा होता है कि ऐसे पुष्प जिसमें मादा जनन अंग पहले जबकि नर जनन अंग बाद में विकसित होता है उसे कहते हैं स्त्री पुरवर्ता। स्त्री पुरवर्ता। ठीक है, यहाँ पे ये रहेगा पुरवर्ता। तो ये आप जरूर लिख लीजिएगा अलग से। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, स्व अयोग्यता क्या है? स्व अवयोगिता वाली प्रजातियों में स्वपरागन प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? तो देखिए जानते हैं, स्व अयोग्यता पुष्पी पादपों में पाई जाने वाली ऐसी युक्ति है जिसके फलस्वरूप पौधों में स्वपरागन नहीं होता है। अतः इन पौधों में सिर्फ परपरागन ही हो पाता है। स्व अयोग्यता दो प्रकार से होती है। पहला विषम रूपी। इस प्रकार की स्व अयोग्यता में एक जाति के पौधों के वर्तिकाग्र तथा पराग कोशों की स्थिति में भिन्नता होती है, यानी छोटे बड़े होते हैं। अतः पराग नलिका की वृद्धि वर्तिकाग्र में ही रुक जाती है। दूसरा है समकार्य यानी होमोमॉर्फिक। इस प्रकार की स्व अयोग्यता विरोधी एस अलील्स द्वारा होती है। उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप स्व अयोग्यता वाली जातियों में स्वपरागन प्रक्रिया बीज की रचना तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि क्या होता है कि जो स्व अयोग्यता वाले पौधे हैं उनमें निषेचन हो ही नहीं पाता है, तो फिर लास्ट में इसलिए वह बीज बन ही नहीं पाता। जब निषेचन ही नहीं होगा तो बीज कहाँ से बनेगा? ठीक है, इसलिए बीज नहीं बन पाता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने 9 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे देखेंगे और फिर कंप्लीट चैप्टर कर देंगे। ठीक है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।